हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का पेपर, यानी कि आज की जो टेस्ट सीरीज है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 7 है, पेपर 1 से रिलेटेड है। एंटी यूजीसी नेट की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। अपनी अपनी अटेंडेंस लाइक बटन पर क्लिक करके लगाते जाइएगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी क्लासेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आप चैनल पर मौजूद जो भी मटेरियल है उसको भी आप देख सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो को देखने का तरीका यही है, वीडियो को आप देखें, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए। आंसर लगाने के बाद में फिर आप आंसर देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इससे आपकी मार्किंग जो है वो ज्यादा सही और सुटेबल होगी। सो द राइट आंसर इज बी गाइज। इसका सही आंसर है बी, यानी कि बहुचरण नमूना यानी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये जो सैम्पलिंग होती है ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, जिसमें रैंडमली चीजें चूज की जाती हैं। रैंडमली कैसे कि मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज में से हमने एक कंट्री चूज कर ली, इंडिया, तो ये हमने रैंडमली चूज की। ठीक है, फिर इसी तरह से कंट्रीज में हमने बहुत सारे शहर हैं, उनमें से कुछ 4-5 शहर हमने चूज कर लिए, वो भी रैंडमली कीजिए। शहर में से हमने एरिया चूज किया, वो भी रैंडमली किया। एरिया में से कॉलेज चूज किया, वो भी हमने रैंडम किया। तो इस तरह से स्टेज वाइज करते हैं, लेकिन रैंडमली करते हैं, इसलिए इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन टू कहता है कि द मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। देखो क्या कह रहा है ये, जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालने की विधि को क्या कहा जाता है। द मेथड ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस। हर एक बात पर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपने यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट डाउन किया है, तो उसे क्या कहा जाएगा। राइट मेथड इज दिस इज सी, इंडक्टिव मेथड। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था, हमने पढ़ा भी है कि ग्रीन एप्पल टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हमने क्या कहा कि डेली डेली जिस पर्सन ने ये बताया है उसने डेली इसको खाया और खाकर क्या किया, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया। हर दिन का ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया इसने। तो जब हर दिन के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट, 5th जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। इट इज बेस्ड ऑन, द राइट आंसर इज ए, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर ये बेस्ड होता है। Now the question number 4 कि 0 and 1 is the binary numbering system are called binary digit or। ये जो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है इसमें 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है, मतलब इन्हीं से सारे नंबर्स बनते हैं। अब ये जो 0 और 1 है इसे और क्या कहा जाता है, तो इट इज कॉल्ड, सिंपल है बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड द बिट्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि अंडर द गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना, जैसे हम एमडीजी के नाम से भी जानते हैं, इसका जो गोल नंबर 2 है वो क्या कह रहा है। तो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स कंट्रीज वर द इंश्योर दैट द 2015 चिल्ड्रंस एवरीवेयर बॉयज एंड गर्ल्स वुड बी एबल टू कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ। तो क्या किसके बारे में बात की, किस तरह का फुल कोर्स जो है वो सभी जगह के जो बच्चे हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनको पूरा करना चाहिए। कौन सा कोर्स पूरा करना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एजुकेशन या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन करना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ए गाइस, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया गया कि प्राइमरी एजुकेशन हर पर्सन को जो है यहाँ पर पूरा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6 यस। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 इज सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, दिस इज द एंगल। ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर ये गलत है, इनकरेक्ट और फॉल्स इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ये आना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कहता है सम ऑफ एनी 2 साइड्स, यानी सम ऑफ एनी 2 साइड, यानी इन दोनों का सम जो है इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, एंगल पढ़े होंगे, तो डेफिनेटली आप बता दोगे कि ये आंसर बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितना होता है सभी को पता होगा, 60 डिग्री का एंगल होता है। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस किया तो 180 आ गया, और इन दोनों को जब प्लस करोगे 120 आएगा, दैट इज मोर देन थर्ड वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। जो आईसी चिप है आपकी, वो किससे मिलकर बनी होती है। क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका या सिलिकॉन, किससे मिलकर बनी होती है। द राइट आंसर इज डी, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। किससे मिलती है, सिलिकॉन।
या आईसी जो होता है इसे इंटीग्रेटेड सर्किट या मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। इसे चिप या फिर माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये, जो एक स्मॉल छोटा सा एक चिप टाइप का दिखाई देता है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। जनरली ये मटेरियल जो होता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में आपको बताना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 1, 9, 25, 49 एंड 121, बट बीच में क्या आएगा ये आपको बताना है। सोचिए, समझिए, फिर आंसर कीजिए और अपनी अपनी अटेंडेंस लाइक के माध्यम से मार्क करते जाइए। सो द राइट आंसर इज डी। इसका सही आंसर है डी। कैसे आया? ऐसे आया, ये जो है ना ये स्क्वायर है एक्चुअली, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। तो स्क्वायर दिखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 3, यहाँ पर विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स जो है उन्हें लिया गया है। तो 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81 और 11 का 121। तो राइट आंसर इज 81। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 81। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 4, 7, 12, 19, 28, व्हाट कम नेक्स्ट? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, सोचिए और फिर आंसर देखना। राइट आंसर इज डी। इसका आंसर है डी। कैसे आया? पहला क्या था? 4। 4 में हमने क्या ऐड कर दिया? 3 ऐड किया। 4 में हमने +2 है ना, 4 में हमने 3 ऐड किया, सॉरी +3 ऐड किया तो हमारा 7 हो गया। अब इस 7 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें भी ऑड नंबर हम ऐड करते जाएंगे। कितने नंबर? ऑड नंबर ऐड करेंगे। तो इसलिए 7 में हमने 5 ऐड कर दिया, फिर अगेन द ऑड नंबर 7 ऐड कर दिया, फिर अगेन द ऑड नंबर 9 ऐड कर दिया एंड देन अगेन द ऑड नंबर 11 हम ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ऑड नंबर ऐड करके यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगेन आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो बताइए क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो द राइट आंसर इज ए। इसका सही आंसर है ए। कैसे आया? 10 में हमने यहाँ पर ऐड किया 90 तो हमको मिल गया 100। अब 90 में हमने +10 कर दिया तो वी विल गेट दी 90 में +10 कर दिया तो हमको मिल गया 100। तो 100 एंड 100 200 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसी में ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर अगेन +10 किया इसमें 100 में, तो 110 मिल गया हमको। तो 110 को 200 के साथ में प्लस कर दिया तो हमको 310 मिल गया। अब हमने +10 फिर किया तो 110 की जगह 120 हो गया और इसको इसके साथ में ऐड कर दिया तो वी विल गेट द 430। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय। जो सुनना होता है वो किस चीज से अफेक्टेड होता है? मैसेज ओवरलोड, एक्सेस द लिसन मटेरियल। हमारे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और हम ओवरलोड हो चुके हैं, है ना। हाई स्पीड, कोई बहुत ज्यादा तेज बोल रहा है, जल्दी 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 बोल रहा है, उस वजह से लिसनिंग इफेक्ट हो सकती है। अ साइजेबल हियरिंग लॉस, या फिर किसी को फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लाइक किसी के कान में प्रॉब्लम है, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लिसनिंग बैडली किस वजह से इफेक्ट होगी? डी इज द राइट वन, क्योंकि ये सभी कारण है जिसकी वजह से सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट। ये सभी जो हैं वो सुनने के कंपोनेंट है लेकिन एक नहीं है। हियरिंग, अटेंडिंग, बीइंग attending mean attentive, answering and understanding and remembering। तो क्या है जो लिसनिंग के कंपोनेंट है लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? द राइट आंसर इज सी। सभी समझ चुके होंगे क्योंकि यहाँ पर आप सुन नहीं रहे हो, बोल रहे हो। यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोल रहे हो, इसलिए आंसरिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स, क्लासरूम का बेहतर प्रबंधन क्या कहलाता है? एज पर ग्रुप वर्क, ये कह रहा है पर ग्रुप वर्क एंड बेटर इंटरेक्शन अमंग द पीपल। सभी के बीच में ग्रुप वर्क होना, समूह में कार्य होना और सभी के बीच में एक ग्रुपता और एकीकरण की भावना होना। प्रायर प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स इन मेकिंग अ सुटेबल एक्ट्स। एक टीचर का एक तरह का प्रिपरेशन करके रखती हैं पहले से ही कि हम क्या करने वाले हैं, उसका एक पहले से ही वो धारणा उनके माइंड में
क्रिएट करवा देती है। पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर इन कमिंग इन द क्लास एंड फिनिशिंग द कोर्स इन टाइम। टीचर की पंक्चुअलिटी जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, जैसे वो क्लास पर आए और टाइम पर अपना काम खत्म कर दे, या फिर ये सभी। तो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है? द राइट आंसर इज बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए इट इज बेटर कि टीचर जो है वो टाइम पर, लाइक क्लासरूम को हमको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना है, इसलिए पंक्चुअलिटी, कि टीचर टाइम पर क्लास में आए और अपने काम को या अपने कोर्स को टाइम पर फिनिश कर दें, दिस इज कॉल्ड द बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक स्टार मार्क करूंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो भी मुझे जरूर बताओ। जहां से मैंने लिया है मुझे ये आंसर मिला है, बट अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर आपको लगता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है उनका इंटरेक्शन लॉजिकल ऑर्डर में बताना है। एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, जो काम हो गया है उसका एनालाइज करना। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्लानिंग करना, तैयारी करना। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आपके पास है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो सामने के सामने। एंड मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट, आप उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस हैं अगर तो चेंज कर रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो। तो पहले क्या होना चाहिए बताइए, पहले क्या होना चाहिए, उसके बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो द राइट आंसर इज बी गाइस, इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि पहले यही आना चाहिए। तो पहले होगा आपका प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आप अपना जो भी मटेरियल है उसको आप प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट करने के बाद जो भी काम आपने किया है उसको आप एनालाइज करोगे, और फिर अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो आप उसकी तरफ मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 15, क्वेश्चन नंबर 15, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मीडिया ऑफ टू वे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं वो दो टू वे कम्युनिकेशंस के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक नहीं है। तो वो क्या है जो टू वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? पब्लिक मीटिंग रॉन्ग, पदयात्रा, स्ट्रीट प्ले, या प्रोसेसिंग एंड रैलीज। इसमें से क्या टू वे कम्युनिकेशन नहीं है? द राइट आंसर इज सी, स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले जिसे हम नुक्कड़ नाटक के नाम से जानते हैं, ये नुक्कड़ नाटक में जो लोग होते हैं वो अपना गेम जो है वो खेलते हैं, अपना प्ले करते रहते हैं और लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। ये किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, पानी बचाने के ऊपर, वोट देने के ऊपर, किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो ये नुक्कड़ नाटक यानी कि स्ट्रीट प्ले जो होता है ये वन वे कम्युनिकेशन होगा, जिसमें यही बोलेंगे, सामने वाला नहीं बोलता है। ठीक है ना, सिर्फ यही लोग बोलते हैं और इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट बाय टेकिंग द मल्टीपल टेस्ट, हाँ, या फिर इट रिप्लेस द मार्क एंड विथ ग्रेड, या फिर इट इवेल्युएट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या इट हेल्प टू रिड्यूसिंग द एग्जामिनेशन फोबिया। किस लिए किया जाता है कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपको बताना है। कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर इज डी, किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर इनको पहली चीज मार्क को ग्रेड के साथ बदल दिया जाए, सारे के सारे जो एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स के उनको यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाए, और साथ ही साथ इसके अलावा उनका जो डर है एग्जामिनेशन का उसको खत्म किया जाए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस होगी तो डर खत्म होगा। जैसे अभी आप लोगों के साथ हो रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस का डर खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है? फुल टाइम अट्रैक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, संस्थागत प्रबंध में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, सेटिंग एग्जाम्पल, उदाहरण स्थापित करना,
विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन ऑन द टेस्ट, परीक्षण के लिए मान्यताओं को रखने की इच्छा, या फिर एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, गलतियों को स्वीकार करना। तो आपको क्या लगता है कौन सा यहाँ पर आना चाहिए? सो द राइट आंसर इज 2. 2 इज द राइट वन गाइज. जो पॉइंट यहाँ पर बताता है द डिनोट द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर इज दिस इज. आप पूरे टाइम यहाँ पर जुड़े रहेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितना वैल्यूबल आप जुड़ रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो अपने आप को एज अ सेटिंग एग्जाम्पल सेट करना है ना, साथ ही साथ अजम्पशंस ये वाला पॉइंट एंड मिस्टेक्स को स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. अब बेटी आ गई है मेरे पास तो वो कर रही है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट. चलिए 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं. फॉर फॉर्मुलेटिंग द कुरिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? फॉर्मेटिंग, जब आप किसी कुरिकुलम को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मुलेट करते हैं तो क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है? टीचर एबिलिटी, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी एंड नीड, नेशनल आइडियोलॉजी, या फिर सोशल एंड कल्चर आइडियाज? क्या चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? द राइट वन इज बी, क्योंकि हम हमेशा जो भी आप बनाओगे ना वो चिल्ड्रंस की कैपेबिलिटीज और नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए. आपने 2nd क्लास का आप तैयार कर रहे हो, वो आपने 5th क्लास के अकॉर्डिंग कर लिया. बच्चे की इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उसको कर पाएगा, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन. क्वेश्चन नंबर 19. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर, शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स वीकनेस, स्टूडेंट की वीकनेस को पता करना. टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, जिससे टीचर्स सीरियसली ले टीचिंग को. टू हेल्प द टीचर्स अडॉप्ट द इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षकों को शिक्षण की नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करना. या टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स. क्या लगता है इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स है जो बताएंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर? क्यों करते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स का मूल्यांकन? तो द राइट आंसर इज बी. इसका सही आंसर है दिस वन. जिससे कि एक तरह से ये भी जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, है ना, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो वो टीचर्स जो है वो टीचिंग को सीरियसली ले, इसलिए ये हम करते हैं, है ना. टीचर्स को इनोवेटिव मेथड्स अडेप्ट करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ क्या एरियाज और हो सकते हैं उसके बारे में मदद मिलती है. ठीक है, तो BCG यहाँ पर आंसर है. द लास्ट क्वेश्चन. द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एंड द राइट आंसर इज 1, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ये था हमारा आज का सेशन. आई होप कि आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा हो. सो थैंक यू सो मच. कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. बेल आइकन जरूर बताइएगा जिससे कि आप लोगों को क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए. एंड जॉइन द टेलीग्राम फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.